सो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार। आज मैं फिर अपने लेके आया हूँ 12th क्लास में एक वीडियो लेके आया हूँ जो फिजिक्स से जो आपके कनेक्ट है। और ये फिजिक्स फर्स्ट का पार्ट है, आपका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपका फर्स्ट चैप्टर ये। और फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको इससे पहले कुछ वीडियो भेज चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था चार्ज के बारे में, फिर आपको मैंने बताया था चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको बताया था फील्ड के बारे में, फिर बताया था मैंने आपको डायपोल के बारे में। अब हम कुछ डायपोल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, कुछ उसके ऊपर डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, कुछ फॉर्मूलेज निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है इसमें हमारा जो मेन हेडिंग हुआ है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हम किसी डायपोल से कैसे हम किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं किसी बिंदु के लिए, ठीक है। तो हमारे इसमें पहली कंडीशन है जब कोई पॉइंट हमारा वैद्युत द्विध्रुव के बिल्कुल अक्ष में है, यानी कि एक्स एक्सिस में डायरेक्शन में हो, ठीक है। जैसे आपको डायग्राम में दिया गया है, आपको दिख रहा है डायग्राम में, आपको डायग्राम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे पास में दो चार्ज हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये मेरे पास में डायपोल है और इस डायपोल की टोटल लेंथ कितनी है, 2 है। तो ये इसका मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट को मैं अगर मैं ओ नोट कर लूँ, क्या नोट कर लूँ मैं इसे ओ, ठीक है। मैंने इसे नोट कर लिया ओ, ठीक है। तो मिड पॉइंट है, सिंपल सी बात है। अगर मिड पॉइंट है तो ये हाफ हाफ बढ़ जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लस क्यों है, ये हमारा माइनस क्यों है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो इसी के एक्सिस पर कोई पॉइंट कौन है, हमारा पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस द्विध्रुव के कारण, ठीक है। बात में आ गई। अच्छा, इसकी मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है, क्लियर है, ठीक है। अब पॉइंट पेपर, मैंने मान लिया पॉइंट पेपर कोई धन परीक्षण आवेश है। क्या है, कोई धन परीक्षण आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज है कोई, ठीक है। तो हम इन दोनों चार्ज के लिए कंपेयर में बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ इस प्लस क्यू चार्ज के लिए, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और ये रिपल्सन कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी ये तो हमारा फिक्स है, तो ये चार्ज हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, ये डायरेक्शन में जाएगा, इधर की ओर। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, इधर की ओर, क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल। तो इस आवेश पर, ये जो हमारा एकांक आवेश है, इस पर बल कहाँ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है। तो इसकी तीव्रता कहाँ है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं माइनस क्यू चार्ज के लिए। अगर माइनस क्यू चार्ज के लिए बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, ये माइनस क्यू है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, धन परीक्षण आवेश। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों के बीच में क्या आएगा, अट्रैक्शन फोर्स आएगा, आकर्षण बल आएगा, दोनों एक तरफ को खींचेंगे। तो ये कहाँ जाएगा, ये पॉइंट किधर को चलेगा, इधर की तरफ को चलेगा। तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जाएगी, ए माइनस क्यू, ठीक है। बात में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद ध्यान देंगे, अगर मैं बात करता हूँ पॉइंट पी के लिए, क्यू के लिए, तो क्यू के लिए पॉइंट पी से, प्लस क्यू से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी आएगी, आर माइनस ए आएगी। अब आएगी क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितनी है, आर है। अब अगर मैं मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो मैं इस पूरे में से ये डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, और ये डिस्टेंस कितनी है मेरी, आर। तो ये कितना जाएगा, आर माइनस ए। अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितनी बैठेगी, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, आर है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी, ए। तो टोटल डिस्टेंस कितनी जाएगी, आर प्लस ए, ठीक है। तो माना बिंदु पी द्विध्रुव के केंद्र से क्यू की ओर आर दूरी पर स्थित है, तब माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था अभी पीछे जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करी थी, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारे पास में है प्लस क्यू के लिए क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए स्क्वायर और पी का वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर पी का वेक्टर जो होगा, पी का वेक्टर होगा हमारा माइनस से प्लस की ओर, माइनस से कहाँ होगा, प्लस की ओर होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद देखिए, अब आगे हम बात करते हैं। जब हम आगे बात करेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पी वेक्टर द्विध्रुव है वो क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर है, अनुदिश है। तब हम निकालेंगे बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र कितना है, कुल तीव्रता उसकी कितनी आएगी। तो मैंने आपको बताया था कि हम अगर निकालेंगे बिंदु पी पर, तो आपको बिंदु पी पर दिखाई देता था कि हमारी कैसी डायरेक्शन आई थी, ऐसे आ रही थी। अगर आपको दिख रहा होता कि ये आपका पॉइंट पी था, तो एक इधर था और एक इधर था। ये माइनस क्यू के कारण ई क्यू ई था हमारा, और ये प्लस क्यू के कारण हमारा ई था, ठीक है।
दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? सिंपल सी बात है, हम ये पढ़ते रहते हैं कि अगर हम इस पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम निकालें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में से दूसरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं? अपोजिट है। दोनों कैसे हैं? अपोजिट है। तो अपोजिट के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे E प्लस क्यू में से E माइनस क्यू को। ऐसा करते क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा कि मान लीजिए मेरे पास में फॉर्म आता है E बराबर, E क्यू बराबर क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 या क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर। अब आर माइनस ए यानी कि आर माइनस ए, इसका मतलब क्या है? हम डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, और दूसरे में आर प्लस डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। बाकी सारी वैल्यू सेम है, बाकी सारी वैल्यू क्या है? सेम। तो सिंपल सी बात है, जिस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी कम होगी वहां पर उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और जिस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी ज्यादा होगी उसकी वैल्यू कैसे होगी? कम होगी। तो हमारे लिए जो प्लस क्यू की तीव्रता वो मैक्सिमम है, और जो माइनस क्यू की तीव्रता वो कैसी है? मिनिमम है। तो इसके लिए हम सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे? मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, हमें माइनस करते हैं, ठीक है। तो प्लस क्यू की वैल्यू कितनी? क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी बात है। दोनों में कॉमन कौन है? ये कॉमन है, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पे क्या जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ पे बात करेंगे आगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद में हमने जो कॉमन ले लिया, अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। अब थोड़ा सा बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैथ वाले बच्चे तो कर सकते हैं इजीली, लेकिन जो बायोलॉजी के वो उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या लेते हैं? अगर हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास में एलसीएम लेने का एक सिंपल सा मेथड होता है, हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके ऊपर, इसकी मल्टीप्लाई इसके ऊपर, और बाद में अपॉन में सारे के दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, अपॉन में दोनों की मल्टीप्लाई यानी आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में अब हमारे पास में क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, हम क्या करेंगे? यहाँ पर फॉर्मूला खोलेंगे। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। इसके बाद में ये हमारा आर माइनस ए का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। लेकिन आगे क्या है? इसके माइनस है, तो क्या हो जाएगा? जो आपके सिंबल प्लस के वो हो जाएंगे माइनस के, जो माइनस के हो जाएंगे प्लस के, यानी ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और ये प्लस का। तो ये माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस के 2ar अपॉन, अब ये आर माइनस ए और आर प्लस ए, तो मैंने दोनों क्या कर लिया? दोनों की जब मल्टीप्लाई की तो मैंने आर माइनस ए और आर प्लस ए दोनों को एक साथ लिख लिया स्क्वायर। तो ये आर माइनस ए और आर प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ध्यान देंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2ar कितना हो जाएगा? 4ar, ठीक है। इसके बाद में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि आर की वैल्यू बहुत बड़ी है किससे? ए से। आर बहुत बड़ा है ए से, ए आर की तुलना में बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब अगर आपने देखा होगा, जब जब वैल्यू 1 से छोटी होती है, किसी में कोई नंबर होता है 1 से छोटा होता है, या उसका स्क्वायर करते हैं, तो उसका स्क्वायर करने पे उसकी वैल्यू उससे भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 0.4 का स्क्वायर करना तो 0.4 का स्क्वायर आएगा 0.16, और 0.4 मतलब क्या है? 0.40 यानी 0.40 है, और वो कितना? 0.16। तो 0.40 0.16 कौन बड़ा है? 0.4 तो बड़ा है, और 0.16 क्या है? छोटा है। तो स्क्वायर करने में वैल्यू क्या आ गई? छोटी आ गई। तो सिंपल सी बात है, अगर ए बहुत छोटा है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो हम इसको नेग्लेबल वैल्यू मान लेंगे और इसे छोड़ देंगे ए स्क्वायर को, ठीक है। तो मैंने ए स्क्वायर वैल्यू छोड़ दिया, तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास में? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar अपॉन ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर से नेगलेक्ट कर देंगे। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar, और ये हो जाएगा आर की पावर 2 की पावर 2 यानी आर की पावर 4। तो यहाँ से आर की पावर 1 से आर की पावर 4 में से खत्म में देखिए आर की पावर 1 बचेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे? हमें करना क्या? सिंपल सा तरीका हमारे पास में है, ये तरीका है सिंपल सा कि देखिए ध्यान से, ई बराबर क्या है? ई बराबर अब क्या हो जाएगा? 4a क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर की पावर क्यू।
अब मैं इसे क्या लिख लूँगा, 2 इंटू 2a मल्टीप्लाई क्यू, 2 2 4, अभी a क्यू है। अब आप जानते हो 2a मल्टीप्लाई क्यू किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, P के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2p/4πε0r⁴। ठीक है, तो ये कि हमारा फॉर्मूला निकल का है। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब हम कोई पॉइंट हमारा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कहीं स्थित हो और हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, E बराबर 2p/4πε0r⁴। P डाइपोल का वैल्यू होगी और R डाइपोल की डिस्टेंस होगी उस पॉइंट से, और आपका बाकी सब क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं, और हम क्या निकालने हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ आएगी। इसके बाद इसमें दूसरी कंडीशन जिसको हमें स्टडी करना है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, ध्यान देखिए। दूसरी कंडीशन जो है वो दूसरी कंडीशन हमारी विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। यानी इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब है किसी प्लेन पर, कहाँ पर है, किसी प्लेन पर बात करते हैं, यानी कोई सरफेस है हमारा, और वो सरफेस कैसा है, इस तरीके से, ध्यान दीजिए, वो सरफेस कैसा है हमारा, ऐसे, जैसे हमारी बुक है ना, ये बिल्कुल ऐसे खड़ा है, ऐसे सरफेस है। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट पर निकालना है। यहाँ पर क्या है, हमारा डायपोल रखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, ये जो पॉइंट है ये डायपोल के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। इससे पहली बुक में क्या होता है, ये आपके एनसीईआरटी बुक से संबंधित है। जो आपकी पहली बुक होगी उसमें क्या होता है, उसमें होता है लंबवत। क्या होता है, लंबवत। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा क्या है, एक तल है, एक विषुवतीय कैसा है, तल है। बात समझ आ रही है। इसके बाद में ये मेरे पास में ए से लेके और बी तक क्या है, एक डाइपोल है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसकी टोटल डिस्टेंस होगी 2a होती है, हम जानते हैं अच्छी तरीके से। इसका मिड पॉइंट क्या हो, इस ओ पॉइंट के परपेंडिकुलर में एक पॉइंट रखा हुआ है P। क्या रखा हुआ है, पॉइंट P, यानी परपेंडिकुलर मतलब क्या है कि 90 डिग्री के एंगल पर आगे जाकर कोई पॉइंट रखा हुआ है। तो यहाँ से O से P तक की डिस्टेंस कितनी है, R है। आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इस P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी कैसे होंगी। ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये एक दूसरे को बिल्कुल रिपल करेंगे, तो कहाँ जाएगा डायरेक्शन, इधर जाएगा। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या डायरेक्शन जाएगी, इधर जाएगी, यानी अट्रैक्शन होगा। सिंपल सी बात है। तो दोनों के लिए रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वो इनके बीच से निकल जाएगा और किसी एंगल पर होगा, जिसे हमने एंगल मान लिया थीटा एंगल मान लिया। क्लियर, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं, ओके ठीक है। इसके बाद में कोई डाउट तो पूछ लेना, बिल्कुल आप कमेंट में जाइए, व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजिए, बताइए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक ट्राइंगल है AOP। ठीक है, और ये जो AOP ट्राइंगल है वो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें एक आपका 90 डिग्री का होता है, और समकोण त्रिभुज में एक नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मैथ वालों को तुरंत याद आ गया होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में जो अगर आपका समकोण त्रिभुज जो आपकी सबसे लंबी भुजा होती है उसे बोलते हैं कर्ण, जो 90 डिग्री पर होती है उसे बोलते हैं लंब, और जो आपकी पट होती है उसे बोलते हैं आधार। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के लिए जो हमारा एक पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के। ठीक है, जैसे कि आपको अभी इसमें दिया गया। ठीक, क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम निकालते हैं पहले ये, अब हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी AB और AP हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, PB और AP हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो देखिए ध्यान दीजिए, मैंने जो ट्राइंगल आपका AOP में बात कर रहा हूँ, तो AP क्या है, कर्ण, यानी AP का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, AB का वर्ग, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। AP का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस OP का वर्ग। तो AP का वर्ग बराबर AB कितना, AO कितना A² और OP कितना R², तो A² प्लस R², तो इसका वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, यानी AP की वैल्यू कितनी जाएगी, A² प्लस R² का वर्गमूल। तो ये सेम यहाँ पर भी होगा और ये सेम हमारा यहाँ पर भी होगा। ठीक है, दोनों ही सेम होंगे, तो दोनों कैसे सेम परपेंडिकुलर, दोनों सेम ही हमारे क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए ध्यान से, अब हम निकालते हैं पॉइंट P पर प्लस Q के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फॉर्मूला वही होता है सिंपल सा, 1/4πε0 Q/R²। लेकिन यहाँ पर R² कौन है, तो R² प्लस A का और R² प्लस A² का अंडर रूट है। तो जब R² प्लस A² का अंडर रूट ये है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो देखो यहाँ पर जैसे अंडर रूट था हमारा, मैं आपको दिखा दूंगा, अगर शॉर्ट पर लग रहा हूँ,
तो इसके स्क्वायर से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो बचेगा। तो ये ई प्लस के बराबर हो जाएगा हमारा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये समीकरण फर्स्ट होगी। फिर निकालेंगे माइनस क्यू के लिए, तो क्यू अपॉन 4πε0 1 अपॉन ये भी होएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, दोनों बराबर है। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड कैसी है, बिल्कुल बराबर है। हमें निकालना है वैद्युत छेद की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत छेद की तीव्रता, ये हमारा एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर दोनों सेम है, तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो इसके लिए जो हमारा घटक बनेगा भाई, एक घटक हमारा ऐसे बनेगा, इसके लिए घटक कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, और एक कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा हमारा ई, इसे मान लेंगे 1 cos थीटा पहली कंडीशन के लिए। यहाँ बनेगा हमारा E1 sin थीटा। ठीक है, अब अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो इसके लिए जो इधर बनेगा हमारा वैद्युत छेद की तीव्रता जो इधर बनेगी वो क्या बनेगी, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, और इधर भी क्या बनेगी हमारी यहाँ पे E2 cos थीटा। ठीक है, तो ये दोनों चूंकि इक्वल हैं तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक वैद्युत छेद की तीव्रता है वो कहाँ पर है, हमारा इधर की तरफ है, और दोनों को हम क्या कहते हैं, जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिए हमारे पास में पॉइंट पी पर वैद्युत छेद की तीव्रता कैसी आएगी, ध्यान दीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये आने वाली है ए बराबर हमारे पास में ये आने वाला। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मेरे पास में ये आया, और ये कितना है हमारा, ये हमारा पॉइंट पी पर E cos थीटा प्लस E cos थीटा, E प्लस क्यू cos थीटा और E प्लस cos थीटा। ठीक है, दोनों को हमने ले लिया। अच्छा, एक चीज और देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर जो वैद्युत छेद की तीव्रता है वो कहाँ से कहाँ है, वो प्लस से माइनस की ओर जा रही है, जबकि होती कहाँ से, माइनस से प्लस की ओर होती है। तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इसके लिए सिंबल क्या इस्तेमाल करेंगे, माइनस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे, माइनस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे माइनस का सिंबल, जो आपको दिखाई दे रहा है माइनस क्यों आया। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था यहाँ पर, ये अगर देखें डायग्राम पे, दोबारा से जाए डायग्राम पे अपने पे, तो डायग्राम हमारा ये है, यहाँ पर ध्यान दीजिए डायग्राम ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा प्लस क्यों है, ये माइनस क्यों है। ठीक है, तो अगर वैद्युत छेद की तीव्रता हमारी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर आ रही है तो सिंबल प्लस का होता है। लेकिन अगर वैद्युत छेद की तीव्रता प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जाए, क्योंकि इधर जा रही है तो कैसा आएगा, माइनस का जाएगा। लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये E प्लस क्यू cos थीटा और E माइनस क्यू cos थीटा हमने दोनों के लिए वाली जोड़ दी। तो सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर हमारे पास में कितना जाएगा, सोल्व करने पर ये आएगा हमारा 2 क्यों, वही तो आएगा। तो ये cos थीटा चलता रहेगा साथ में हमारे E1 cos थीटा, ये यहाँ पे देखिए ध्यान से, अभी पीछे से और वापस चलते हैं, ये आएगा E क्यू cos थीटा और E माइनस क्यू cos थीटा बाहर ले लेंगे, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1/4 क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और cos थीटा बाहर चलता रहेगा, दोनों जोड़ देंगे, सिंपल। ये सारा क्या है, कॉमन है, अभी बाहर जाएगा तो अंदर क्या जाएगा, 2 बच जाएगा, cos थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस के क्यू अपॉन 4πε0 2 cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कण। वापस जाओ अपने ट्रायंगल पर, आधार बटे कण होता है। तो यहाँ पर आधार कौन है, ए है, कण कौन है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा हमारा, थीटा ही होगा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या जाएगा, यहाँ से हमारे पास में जाएगा cos थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, और पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, कर दे पुट। अब देखो ध्यान से देखो, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और हमने cos थीटा की वैल्यू क्या पुट करी है, 2a स्क्वायर। ठीक है, 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट आर कहाँ से गया, क्योंकि अच्छा हमने कुछ छोड़ दिया यहाँ पे। चलो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, और ये हमारा ए की वैल्यू होगी, ये हमारे cos थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। जब हम आगे चलेंगे तो आगे जाके क्या हो जाएगा, आगे आपको सिंपल सा दिखाई दे रहा होगा कि ये हो जाएगा माइनस के 2a क्यों, माइनस के 2a क्यों हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, आपने पीछे क्या देखा था, ये यहाँ पे आता ना ऐसा हमारा, ये कुछ इस तरीके से आता था, ये क्यों आ रहा था, क्यों आ रहा है, 2a आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, आगे 2a क्यों हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इसके बाद में फिर ये 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 3/2। अगर कहीं पर ये लिख रहा है x मल्टीप्लाई रूट x, तो हो जाता है x की पावर 3/2।
तो वही हमने वही मेथड लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ से ई बराबर क्या हो जाएगा -2aq अपॉन 4πε0। अब चूंकि ए में फिर वो बहुत छोटा है तो इसका वो भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, छोड़ देंगे इसे। तो छोड़ देंगे तो क्या बचेगा आर स्क्वायर बचेगा, और आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आर की पावर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ई इजिकल टू कितना आ गया -p/4πε0 आर की पावर 3। ठीक है, तो ये कब है, ये विषुवत तल पर है, परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पर क्या होती है हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, पक्का। ठीक है, इसके बाद और आगे चलते हैं हम अपना टॉपिक लेके, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल पढ़ाएंगे उससे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और उसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं हम इसमें, चाहे वो आपका अक्षीय हो चाहे वो आपका अक्षय ना हो। ठीक है, हालांकि हम इनको ही पढ़ सकते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी है, इसकी जरूरत नहीं पड़ने की, लेकिन अगर जरूरत पड़ सकते हैं हम इसको पढ़ाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, क्लियर है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और बताएंगे कि कहीं आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर बताएंगे मुझे। ठीक है, ओके, वीडियो को पूरा देखना, थैंक यू। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।